दिन से चला हूँ, मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका 107.8 FM रेडियो जय घोष पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त समरीन और कार्यक्रम शुरू हो चुका है रंगशाला, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रंगमंच की एक ऐसी शख्सियत से जिसने सालों रंगमंच को दिए हैं और इस रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, जानेंगे उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुभम, पहला सवाल तो यही है कि आजकल के वक्त में एक तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आप करियर के तौर पर कोई सिक्योर जॉब को ऑप्ट करें, ऐसे में थिएटर को चुनना और फिर थिएटर में ही आगे कंटिन्यू करना कितना रिस्की है और कब आपने ये डिसाइड किया कि आपको थिएटर चुनना है? मेरी पढ़ाई जो हुई थी वो मैंने मास्टर्स, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, उससे पहले मेरा 12th जो था वो PCM से मैंने करा था। ओके। और उसके बाद ये था कि मुझे जब मैं 12th में था तो मैंने स्कूल्स में नाटक करता था, तो ये था मेरा मन उधर ज़्यादा लगता था। ऐसा नहीं था मैं पढ़ाई में ख़राब था तो उधर आ गया, नाटक आ गया, नाटक में आ गया, ऐसा नहीं था। मैं पढ़ाई कर रहा था तो साथ में ये था, उस समय पे स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे और एनुअल फंक्शंस होते थे, तो उसमें प्ले करने के लिए कोई जाता नहीं था। ओके। तो मेरी एक टीचर थी हिंदी की, वो इप्टा से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि प्ले करना है। मैंने कहा प्ले मेरा करने का बहुत मन रहता है। उन्होंने कहा करो आके। तो उस समय बहुत अच्छा लगा करके। उसके बाद उनसे मैंने थोड़ा बातचीत करी कि कहाँ क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, कैसे कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी अगर आर्ट करनी है तो उसमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। पहले ये मिथ था कि लोग कहते थे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फिल्मों के एक्टर्स के नाम बताए जाते थे कि उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग करी है। चाहे आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने सबसे बड़े एक्टर्स का नाम दिलीप कुमार का नाम लिया जाता था कि उन्होंने किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हैं, उसके बावजूद इतने कमाल एक्टर हैं, और उनको मेथड एक्टर भी बोला जाता था। ये सारी चीज़ें मिथ इस तरीके से चलते कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो ये सारे मिथ चलते थे। लेकिन मेरा मानना है, या फिर आजकल के जो लोग भी हैं वो सब लोग का कहना है कि मेरा खुद का भी मानना है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो जैसा मैं शुरुआत में आया था और उसके बाद लगातार लोगों के साथ काम करने के बाद, चाहे वो सूर्य मोहन सर हों या भारतेंदु कश्यप के साथ और भी आतमजीत सर के साथ, और नौटंकी के जो आतम सर हैं, नौटंकी के विदा के काफ़ी बड़ा नाम है, तो उनके साथ काम करने के बाद तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए, कि मैंने ट्रेनिंग के तौर पे सीखा है उनसे कि एक ट्रेन चीज़ें कैसे करी जाती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप समुद्र में कूद जाइए, खुद आपको तैरना आ जाएगा। अगर आप पहले से तैर के जाएंगे तो राहें आसान होंगी। हाँ, समुद्र में तो कूदना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग के बावजूद भी, लेकिन ट्रेनिंग के तौर पे जाएंगे तो आसान रहेगा। आपको पता होगा इसके बाद आपको क्या करना है, आप कहाँ पे फंसते हैं, आपकी लिमिट्स क्या हैं, उन लिमिट्स को आपको कहाँ तक तोड़ना है। थिएटर आपको किस तरह से इंसानी तौर पे बेहतर करता है? थिएटर इंसानी तौर पे बेहतर इसलिए करता है आपको कि आप जब भी जो भी चीज़ें, जिस भी तरीके से आपके सोचने का पैटर्न है, कि आप कास्ट को लेके, सांप्रदायिकता को लेके और जेंडर को लेके आप जैसे सोचते हो, नाटक में वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आप इस तरीके से सोचिए। जो आपके डिस्कोर्स आपके सोचने को एक एंगल देता है कि आप डिस्कोर्स जो चल रहे हैं आज की सोसाइटी में, कि आज के समय में क्या समस्याएं चल रही हैं, कि जेंडर को लेके समस्या है, 377 हट गया है, हिंदुस्तान से भी हट गया है, तो वो जेंडर को लेके भी आप उस पर काम करते हैं, चीज़ें समझते हैं, उस पर भी नाटक लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको इंसानी तौर पे बेहतर है, भावनाओं को आपकी ज़्यादा वो उस पर फोकस रहता है, नाटकों का या फिर और भी फिल्मों का भी वही काम है, नाटक थिएटर दोनों का। शुभम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी का पहला शो कौन सा था और क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? पहला नाटक मैंने BNA से करा था। अच्छा। BNA की वर्कशॉप, जो समर वर्कशॉप अभी भी चल रही है, उसी वर्कशॉप में मैंने करा था। चैतन्य प्रकाश वहाँ के उसके ट्रेनर थे और वो BNA से ही पास आउट थे, तो उनके साथ हम लोगों ने एक अनमोल खजाना, पहला प्ले विजयदान देथा की कहानी पे करा था। अभी दर्पण का फेस्टिवल चल रहा था, उसमें एक विजयदान देथा की कहानी पे एक नाटक भी हुआ था, मायरे में कासे कहूँ। तो विजयदान देथा की कहानी से ही पहला नाटक मेरा शुरू हुआ था। उसका अच्छा एक्सपीरियंस था। उस समय बहुत कम उम्र थी, तो उसमें कोई बड़ा रोल तो मिला नहीं था, मगर हमने 7-8 छोटे रोल अलग अलग करे थे। बड़ा रोल शुरुआत में मिल जाता है तो आई थिंक प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट हो जाता है, तो छोटे रोल से अगर आप शुरुआत करते हैं तो उम्र का भी होता है ना, कि आप नाटक कहानी जो थी, कहानी का विषय बहुत
उसमें एक मैच्योर लोग चाहिए। तो उसका एक असर रहा उसको, मगर उसमें मज़ा बहुत आया उस नाटक करने में, उनके साथ काम करके। मुशर्रफ थे, शेख मुशर्रफ सर हैं। तो टाइम टेकिंग उतना ही होता है, जैसे अगर आपका बड़ा रोल है तो भी आपको उतना ही वक्त देना है रिहर्सल्स में, और अगर छोटा रोल है तो भी आपको उतना ही वक्त देना है? वो नाटक नहीं था एक्चुअली, वो अच्छा। सिर्फ नाटक नहीं था। वो नाटक अच्छा था बुरा था मुझे नहीं पता, वो ऑडियंस जाने और लोग जाने। लेकिन वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, वो 1 महीने की ट्रेनिंग थी। तो 1 महीने की ट्रेनिंग अभी मुझे नहीं पता कैसे होती है। उस समय पे जो हम लोगों ने बीएनए में जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने वो वर्कशॉप करी थी 1 महीने की, तो हम लोग सुबह आ जाते थे। अच्छा। सुबह 9-10 बजे पहुंच जाते थे। तब तो मेरे पास गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, मैं चौपट्टियों पुराने लखनऊ में रहता था, वहाँ से ऑटो बदल के 2 ऑटो बदल के आता था, यहाँ पे रहता। तो हम लोग सुबह आ जाते थे, फिर शाम तक 6-7 बजे तक रहते थे। आप जो समर वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पे रहते थे। 5-6 घंटे तो इंटेंस वर्कशॉप चलती थी। उसमें तमाम चीज़ों पे, हमारी बॉडी मूवमेंट पे योगा कराया जाता था। और उसमें राघवेंद्र सर थे, राघवेंद्र सिंह, जो अभी एनएसडी रेपेट्री में काफ़ी समय रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, अभी रोहतक में पढ़ा रहे हैं। तो वो आके उनका फिजिकल पे काम अच्छा था तो वो कराते थे। तो प्रॉपर सारी चीज़ें हम लोग को कराई जाती थी। अच्छा, फिजिकल पे काम क्यों जरूरी है? अभिनय तो भावनाएं आप प्रकट करते हैं अपने एक्सप्रेशन से, डायलॉग से, फिर फिजिकल का इतना अहम रोल क्यों है थिएटर में? फिजिकल का रोल इसलिए अहम है थिएटर में क्योंकि आप जब नाटक करते हैं तो ओवरऑल आपकी बॉडी रहती है स्टेज पे, आपको दर्शक देख रहा होता है। फिल्म में ये है कि आपका कट है, लॉन्ग शॉट है, क्लोजअप है, जो भी है वो आपको पता रहता है कि ये होना है, ये लग रहा है आपका। उसमें भी होता है, मगर आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी दिख रही होती है। तो आपकी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा, तो आपका कभी भी कुछ हाथ पैर मान लिया आप ऐसे हिला रहे हैं, हाथ आप कुछ नर्वस है तो आपका हाथ चल रहा है, तो आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना चाहिए कि जब आप जो चीज करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ आपका इंसान उस समय आपका सिर्फ फेस देखे, आप फेस से मतलब आप कुछ एक्सप्रेशन ला रहे हैं, तो फिर और कोई चीजें पे आपका लोगों का ध्यान नहीं है। तो इसलिए बॉडी वर्क बहुत जरूरी है एज एन एक्टर काम करने के लिए थिएटर में। अगर आप एज एन एक्टर अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो बॉडी वर्क सबसे जरूरी है। क्योंकि मैं अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे केरला पास में तो कलरी का वहाँ पे बहुत तो वो बहुत एंशिएंट आर्ट फॉर्म है, तो उसका बहुत असर है वहाँ पे। और फिजिकल ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स का मुझे समझ में आया कि मार्शल आर्ट्स क्यों कलरी पैटू क्यों थिएटर में लोगों ने सीखना शुरू करा, क्योंकि उसका पूरा फोकस कंसंट्रेशन से, और आपके हैंड मूवमेंट जिस तरीके से होते हैं, आपकी रिदम जो फॉलो होती है उसमें, क्योंकि वो पूरा रिदम पे बेस्ड है। या वहाँ का एक फोक डांस है देवराट्टम, पूरी रिदमिक है वो पूरा, और उसमें पूरा हैंड मूवमेंट, पूरी बॉडी मूवमेंट है। तो उसका फायदा आपको कहीं ना कहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए आप किसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं अपने जीवन में। आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आपने डांस सीख लिया, आपने मूवमेंट सीख लिया, आपने मार्शल आर्ट सीख लिया, या और भी चीज़ें जो फिजिकल से रिलेटेड है, योगा सीख लिया, आप उसका इस्तेमाल अपनी एक्टिंग में कब करेंगे, कहाँ पे करना है, ये आपको एज एन एक्टर आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप नाटक के नाम पे मलखम दिखाने लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, कितनी खूबसूरती से कर सकते हैं। इसी का वो ट्रेनिंग होती है, इसी के लिए आपको एक्टिंग के भी बारे में पता होना चाहिए और मूवमेंट भी सीखना चाहिए। शुभम, आपको नॉर्थ और साउथ दोनों के थिएटर का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या फर्क पाते हैं आप? पूरी तरीके से तो नहीं, साउथ का मैं कह सकता हूँ, मगर हाँ काफ़ी मैंने नाटक, इससे पहले भी मैं मतलब हैदराबाद में भी काफ़ी समय जब नहीं भी था, लखनऊ में था, तब भी मैं बीच बीच में हैदराबाद जाता रहता था, और वहाँ पे भी मैंने कुछ 1-2 प्ले देखे थे, या फिर साउथ में जब भी कुछ हम लोग के शोज हुए तो हम लोग देखने गए। तो अभी तो मैं रेगुलर देख रहा हूँ नाटक, तो काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट जो है वो करने वाले लोग बहुत हैं, और उनको किसी भी सरकारी अनुदान और उस पर कोई बेस नहीं है। अच्छा। और थिरुकुत्तू जैसे उनका आई का आर्ट फॉर्म है तमिलनाडु का, और वो पौंडीचेरी में, तो पौंडीचेरी तमिलनाडु लगभग बराबरी है, क्योंकि चेन्नई से मुश्किल से 150 किलोमीटर पौंडीचेरी है। तो मेनली तमिलनाडु का ही है सर, तमिल उसका। तो वहाँ पे थिरुकुत्तू एक आर्ट फॉर्म है, तो उसके ग्रुप्स बहुत सारे हैं, ट्रूप्स हैं, और गांव के अंदर जैसे आप रामलीला मानिए होती है, वैसे वो वहाँ पे भी होती है, और वो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं। अच्छा। जो पैसा कमाते हैं, प्रॉपर जाके करते हैं, परफॉर्म करते हैं, 7 दिन 4 दिन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, कभी अभिमन्यु की कथा, कभी कुछ मैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो उनका होता रहता है। तो बहुत भव्य है उसमें, क्या कहते हैं मास्क का उपयोग है, बड़े बड़े मास्क बनाए जाते हैं, इसको अगर हम जैसे एक्टर पहन लें तो कैरी भी नहीं कर सकते, इतना भारी होता है। अच्छा। तो वो उनका वो बहुत लाउड मेकअप है, मतलब मुझे लगता है कि थिरुकुत्तू आर्टिस्ट जो होता है उसको मेकअप करने में लगभग 2-2.5 घंटा लगता है। 2-2.5 घंटा मेकअप करने में, फिर वो हेड गेल लेने में,
और पूरा मूवमेंट ओरिएंटेड है और साथ में सिंगिंग भी है, गाना भी है। तो मेकअप, हेड गियर, जो प्रॉपर जो पूरे मास्क है वो लगा के पूरा, मास्क भी इस्तेमाल होते हैं मगर ज्यादातर मेकअप रहता है और हेड गियर रहते हैं, और गाना भी है और उसमें मूवमेंट भी है। तो वो बहुत, क्योंकि ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, जैसे कथकली आर्टिस्ट आपको बनना है या कोई भी बनना है तो वो बोलते हैं 10 साल की ट्रेनिंग चाहिए। कलरीपयट्टू ही है, तो अगर आपको सीखना है तो 10 साल मिनिमम बोला जाता है। Oh my God. कि तब आप सिखा सकते हैं किसी को थोड़ा बहुत। उससे पहले आपको कुछ नहीं सीख सकते। आप 4 साल में 5 साल में कुछ, मतलब आप सीखने के लिए सीख सकते हो। कहा जाता है ये कि 10 साल मिनिमम इन्वेस्ट करने होते हैं। अवेयर हो पाएंगे आप, तब अवेयर हो पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे इसका उपयोग क्या है। तो वो वैसा वहाँ पे कल्चर कितना है। फर्क पड़ता है जब आप किसी और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कथक से अगर आपकी वाकफियत है या डांस फॉर्म या फिर वोकल से अगर आप हैं, तो कितना आपको इसका फायदा मिल पाता है थिएटर में किसी और आर्ट फॉर्म से जुड़े होने का? जैसे मैंने नौटंकी करी हुई है। अच्छा। तो नौटंकी मैंने आतम सर के साथ 3 नौटंकी करी है, और रामदयाल शर्मा पद्मश्री दिल्ली के जो है, दिल्ली के मतलब देश के काफ़ी बड़ा नाम है, वो राडा तक पढ़ाने के लिए जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में। तो उनके साथ भी एक छोटी सी वर्कशॉप 15 दिन की 20 दिन की करी हुई है। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि नौटंकी सीखने का फ़ायदा ये हुआ, जब भी वहाँ पे कोई ट्रेडिशनल फॉर्म्स जहाँ पे भी आप जाएंगे तो सिंगिंग ज़रूरी होगी वहाँ पे, क्योंकि वो रिदमिक हो। हाँ, उसमें रिदम जरूर होगा, उसमें गाना मेन होगा। तिरुकुत्तु में भी वही है कि वहाँ पे गाने का मेन है, उस गाने के साथ साथ। अगर आप बेसुरे हैं तो आप वहाँ के लिए थिएटर के लिए अनफिट हैं? नहीं, अनफिट जैसा कुछ नहीं है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी फिर। अच्छा। तो मैं यहाँ से सीखा हुआ हूँ कि मैंने नौटंकी करी हुई थी और भी चीज़ें करी हुई थी, तो उसका फ़ायदा हुआ कि हम लोग जब तिरुकुत्तु कर रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे या हमारी ट्रेनिंग भी करी जा रही थी, तो उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि वो सुर लगाने का जो तरीका है तो वो कोई हारमोनियम लेके नहीं बैठता है। अच्छा। तो वो शुरुआत में तो ऐसे ही सिखाते हैं कि बैठा के गा रहे हैं, ऊपर का सुर पे गाना तो गाना है, तो इस तरीके से होता है, क्योंकि वो फोक आर्ट मेनली है, फोक थिएटर का लेके है। तो उस तरीके से उसका फ़ायदा, नौटंकी का फ़ायदा कहीं ना कहीं हुआ जो सीखा था, तो उसका फ़ायदा तो हुआ। अभी ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मुझे तेलुगु पूरी तरीके से आता है, क्योंकि बहुत छोटा 1 महीने का हमारा वो था, एक ट्रेनिंग के रूप में हमने सीखा था। मगर हाँ, उसका एसेंस क्या है, उसको क्या आर्ट फॉर्म है, क्यों किस तरीके से करी जाती है, वो ज़रूर पता चला, क्योंकि उसके ऊपर तमाम लोगों ने रिसर्च करी है और तमाम बड़े लोगों ने बाहर से, दुनिया के शहर के बाहर से लोगों ने आके काम करा है उसके ऊपर। ओके। शुभम, अगर हम महिलाओं का योगदान की बात करें थिएटर में, तो एक दौर ये भी रहा है जब पुरुष ही महिलाओं का किरदार भी निभाते थे, मतलब इसे अच्छा नहीं समझा जाता था अभिनय को कि महिलाएं इसमें जाएं, लेकिन आज के वक्त में खासा योगदान है, खासा तादाद है महिलाओं की। क्या देखते हैं आप कि आगे के वक्त में थिएटर महिलाओं के लिए कितना और सहज होने वाला है? जब मैं शुरुआत में नाटक करने के लिए आया था, तो उसके बाद जब हम लोग द मॉकिंगबर्ड से जुड़े, तो उस समय पे भी हम लोग को लगता था कि लखनऊ में एक्ट्रेस नहीं है काम करने के लिए। तो ये समस्या तो हम लोगों ने भी झेली है। पुराना समय जो आप बता रही कि वो नहीं माना जाता था, तो वो तो एक बहुत काफ़ी पुराना दौर था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने करना शुरू कर दिया था। दिल्ली और लखनऊ में भी अगर आप देखें तो चित्रा मैम है, चित्रा मैम तो सबसे टीचर भी रही, उन्होंने काफ़ी नाटक भी करे। तो ऐसा नहीं था, मृदुला भारद्वाज मैम है, दिव्या भट्टाचार्य हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने काम करा है लखनऊ में और काम करते भी रहे। तो काफ़ी लोग थे ऐसा काम करने वाले, ऐसा नहीं था, लेकिन कमी रही, ये बात मैं मानता हूँ। और जब मैं खुद थिएटर करने आया था तो मैंने भी देखा कि यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम हैं, और कोई भी नाटक करना हो तो लड़कों से रिलेटेड सुनो। जहाँ 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ हैं तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर वो एक मुश्किल से लड़की है आपके पास तो एक है अपने ग्रुप में या 2 हैं, और दूसरे ग्रुप्स में है तो वो भी बिजी हैं क्योंकि वो अपने नाटक कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह ये कमी हमने तो झेली। तो मैंने एक वर्कशॉप करी थी 2017 में, पूरी वुमेन ओरिएंटेड। अच्छा। थिएटर वर्कशॉप, और उसमें 20 लोग शामिल हुए थे। हाँ, और 20 लोग उस वर्कशॉप में शामिल हुए थे, और उसमें से 15 लोग लास्ट तक बचे थे। उनके साथ एक प्ले भी करा था। गुंजन जैन जी आई थी, तो वो भी उस वर्कशॉप का हिस्सा थी। उन्होंने वहीं से उस वर्कशॉप में मेरे साथ शामिल हुई थी, और उसके बाद हम लोग साथ में वो भी थिएटर करने लगी प्रॉपर। और लकी तिवारी हैं, वो भी उस वर्कशॉप में थी, और विनीता मैम थी, विनीता मिश्रा हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो कि अपना काम कहीं ना कहीं कर रहे थे, बड़ी उम्र में थे, उनकी अपनी खुद में बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज थी। जैसे विनीता मिश्रा हैं, तो वो उनका साहित्य में बहुत अच्छा, अवधी को भाषा को लेके बहुत उनकी अच्छी पकड़ थी। लेकिन वो थिएटर वर्कशॉप में आए और उन्होंने काम किया, और मेरे लिए भी अच्छा रहा, एक नया एक्सपीरियंस रहा इस तरीके का काम करने का।
तो उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया चीज़ों को लेके, और उसके बाद वो लोग, कुछ लोग उसमें से रेगुलर थिएटर भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि वो लोग काम करने लगे। तो मैंने अभी तक जितने भी प्लेस करे हैं, सोलो 2 प्ले मैंने डायरेक्ट करे, एक अमृता प्रीतम वाला जानती हैं, उससे पहले एक सोलो प्ले मैंने डायरेक्ट किया था हीरोज में, एक रूपाली एक लड़की, उसकी रियल स्टोरी पे, तो वो कविता उन्होंने, सरोज मैम है, सरोज सिंह है, आई थिंक आपने एक ट्रांसजेंडर पे भी किया था। जी। तो ट्रांसजेंडर पे जो मैंने करा था वो करुणा मैम का लिखी हुई कहानी थी, उसको भारती सर ने उसको नाट्य रूपांतरण करा था, तो उस पे करा था वो पूरी कहानी। और जो ये वाला प्ले था, वो तीनों हमने प्ले ही ऐसे करे हैं मैंने जो अभी तक डायरेक्ट करे, जो कि हाँ मैं लगातार कर रहा हूँ, 2 सोलो, तो वो दोनों वुमेन ओरिएंटेड ही थे। तो मेरा मानना है कि अगर अच्छे लोग वुमेन थिएटर से निकलेंगे, काम करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक सेफ स्पेस बनता है। जब लड़कियाँ होती हैं किसी स्पेस में, अगर आप जाइए, अगर आपको 10 लड़कियाँ दिख रही हैं, तो आपको लगता है ये सेफ स्पेस है, लड़कियों को भी लगेगा, तो ज़्यादा लोग आएंगे। लड़के खाली कर रहे हैं सिर्फ काम, तो ये थोड़ा सा हम लोग को ऑकवर्ड लगता था शुरू में, लेकिन अब लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा अब वो धारणा टूट गई है कहीं ना कहीं। वो इसकी वजह आपको वेब सीरीज और फिल्मों में इंटरेस्ट लगता है कि यूथ का इंटरेस्ट है, ग्लैमर की तरफ है, तो इसलिए शायद थिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। नहीं, वो लड़कियों का मैं बता रहा हूँ कि आना जो है, यूथ भी मतलब जो भी आ रहा, एक तो वो भी है, और थोड़ा माइंडसेट भी चेंज हुआ है सोसाइटी का, लोगों का, कि वो अब उस कला को किसी सो कॉल्ड उस गंदे तरीके से या उस खराब नज़रिए से नहीं देखते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ, आजकल ये जो विधा है, ये भी एक अपने आप में आर्ट फॉर्म है। गाने वाले शास्त्रीय गायक को कभी बुरा नहीं माना जाता था, अब बड़े बड़े गायक देखिए तो आपको औरतें भी मिलेंगी, महिलाएं भी मिलेंगी उस समय, लेकिन नाटक करने वाले माने जाते थे, लेकिन अब नहीं माने जा रहे, क्योंकि उसको भी अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा खुल गए हैं, गवर्नमेंट भी उसका सपोर्ट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सब आती हैं, सारी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट हो, वो सपोर्ट्स कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। तो उसका रीज़न भी है कि अब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये एक आर्ट फॉर्म है जैसे और आर्ट फॉर्म्स है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई है और माइंडसेट चेंज हुआ है। शुभम, मैं इस कार्यक्रम को वाइंड अप करूँ उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि थिएटर क्यों ज़रूरी है, क्यों हर इंसान को थिएटर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में एक बार, और साथ ही साथ किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं अभिनय में, तो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें? थिएटर मुझे लगता है कि सब किसी को करना चाहिए, और बड़े अगर आप इंस्टीट्यूट्स देखें, चाहे IIT है या और यूनिवर्सिटीज़ है बड़ी, तो वो लोग अपने यहाँ एक वर्कशॉप साल में ज़रूर कराते हैं, लेकर आते हैं, जो कि उनका होता है, उनके एक बैच से होता है, तैयार होता है। तो वो क्यों? क्योंकि उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, दूसरा आप थोड़ा सा वोकल हो जाते हो, आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आती हैं। तो थिएटर इसलिए भी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर बने, अभिनेता बने, तो अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो जो रिलेटेड है किसी ना किसी आर्ट फॉर्म से, जैसे आपको अच्छा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना है, तो आपको नाटक पता होनी चाहिए, नाटक लिखे गए हैं, शेक्सपियरियन एलिजाबेथ पीरियड है, तो उसमें क्या क्या लिखा गया है, तो उसमें शेक्सपियरियन प्लेज लिखे गए हैं, तो उसमें कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको थिएटर तो पता होना चाहिए, क्योंकि नाटकों ने ही उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया उस पीरियड का। पोएट्स भी रहे हैं उसमें, लेकिन वो नाटकों का ज़्यादा असर रहा है। ग्रीक है, रोमन है, और भी जितने आप पीछे जाइए एंशिएंट, तो आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है तो भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए खाली कॉस्ट्यूम ही पे भी काम करना चाह रहे हैं, या फिल्मों में जाना चाह रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए लेखक हैं, तो आपको नाटक का शिल्प पता होना चाहिए, नाटक कैसे लिखा जाता है। अब आप मान लीजिए लेखक ही बनना चाहते हैं, अब नाटक ही लिखना, खाली नाटक लिखना चाहते, करना नहीं चाहते, तो आपको नाटक देखने तो पड़ेंगे, तो आपको पता करना पड़ेगा अच्छा नाटक कैसे होते हैं, तो अच्छा ये नाटक लिखा गया है और इसमें सीन कैसे बनते हैं, तो उसके लिए पता होना चाहिए। रेडियो में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए भी, तो तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं डिक्शन के लिए वो काम आता है। थिएटर कहीं ना कहीं वो सब सारी चीज़ों में काम आता है। पुराने लोग देखिए तो लिटरेचर, थिएटर और भी बहुत सारी कलाएं कोई अलग अलग नहीं थी। अब के समय में मुझे एक बड़ा सा थोड़ा सा गैप दिखता है इसको लेके, तो वो अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन थिएटर तो सबके लिए ज़रूरी है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि सारी कलाओं का मिक्सचर है, उसमें सारी चीज़ें हैं, म्यूजिक है, डांस है, और क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम है, सेट डिजाइनिंग है, लाइटिंग है, तो आप देखिए सारी चीज़ें उसमें, तो कहीं ना कहीं आप अगर कोई भी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं आप थिएटर के जरिए। और कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को
अगर आपका इंटरेस्ट है अभिनय में तो? अगर आपका अभिनय में इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से अच्छे नाटक देखिए, लिटरेचर पढ़िए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको लिटरेचर पढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा का पढ़ना है पढ़ना चाहिए। अच्छे से अच्छा लिटरेचर जहाँ का भी मिले आपको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नाटक देखिए, नाटक पढ़िए, अच्छी फिल्में भी देखिए। आर्ट सिनेमा जो बना है वो भी देखिए। ये नहीं कहते कि नहीं सिनेमा मत देखिए, थिएटर से अलग नहीं, सिनेमा भी देखिए, क्योंकि सिनेमा में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आए जो कि थिएटर से निकले थे और उसमें वो काम कर रहे हैं। और सिनेमा में भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो सिनेमा में भी अच्छा काम कर रहे हैं और थिएटर में भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोनों को देखिए, क्योंकि चीज़ें उससे जानने को मिलती हैं। अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे नाटक देखिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ शुभम, जो कि रंगमंच से जुड़े हुए हैं तकरीबन 9-10 साल से। तो इसी तरह की शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से। इस वक्त मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करूंगी, लेकिन अगले अंक में फिर आपकी मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत से। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। शुभम आए, आप हमारे लिए अपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।